बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स का MCQ 2017 का सॉल्व कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट टू द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कौन कॉस्ट नहीं होता है? लॉन्ग रन में सभी कॉस्ट वेरिएबल होते हैं बेटा, फिक्स कॉस्ट नहीं होता है। तो हमारा MCQ होगा फिक्स कॉस्ट। तो आंसर है हम लोग का फिक्स कॉस्ट। तो याद रखोगे बच्चे, लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं होता बेटा। व्हाट इज द शेप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन फर्म, परफेक्ट कंपटीशन फर्म का मतलब होता है जहां पे प्राइस कांस्टेंट होता है, कल एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि प्राइस कांस्टेंट है या प्राइस फिक्स है। कहे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस फिक्स होता है। इसीलिए बेटा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा, इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस 10 रुपया है, 10 रुपया है, 10 रुपया है। क्वांटिटी जो होता है बेटा, मान लिए हम क्वांटिटी 1, 2 और 3 है, तो टोटल रेवेन्यू जो निकलेगा बच्चा वो 10 होगा, 20 होगा और 30 होगा। मार्जिनल रेवेन्यू जो निकलेगा वो 10 होगा, 20 से 10 घटाओगे 10 होगा, 30 से भी 20 घटाओगे 10 होगा। एवरेज रेवेन्यू अगर तुम निकालोगे बच्चा तो टोटल रेवेन्यू बराबर होगा Q। ये टोटल रेवेन्यू है और ये मेरा Q है। डिवाइड करो 10, 2 से डिवाइड करो 10, 10। तो आप क्या देख रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस तो फिक्स है, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तीनों बराबर हो जाता है। और तीनों देखो 10-10 करके है, तो ये लोग हमेशा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, हमेशा कर्व बनेगा इन लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और आपका जाके P। आपसे कह रहा है इनमें से कौन फीचर नहीं है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का? सिंगल सेलर ये फीचर नहीं है। होमोजेनियस प्रोडक्ट बिक्री होता है, फ्री एंट्री एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज। सिंगल सेलर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर टैक्स का रेट 10 है और अगर वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में लगा दिया जाए तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा? सप्लाई कर्व मतलब बेचना, तो बेचने वाला कर्व बढ़ जाएगा, अपवर्ड राइजिंग हो जाएगा, शिफ्ट पैरेलली अपवर्ड। अब ऐसा कहे बच्चों, अगर टैक्स 10 रुपया होगा तो अगर गुड्स का दाम है, गुड्स का दाम है आपका जाके 100 रुपया, तो 10 रुपया उसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 110। तो जो सप्लाई होगा, सप्लाई कर्व वो अपवर्ड राइजिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट उसका बढ़ रहा है, कॉस्ट उसका बढ़ रहा है, इसलिए अपवर्ड राइजिंग की तरफ जाएगा।
एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का निकालो जब उसकी वैल्यू 1 हो। तो उसका डिमांड कर्व क्या होगा? अगर कभी भी कोई भी इलास्टिसिटी का डिमांड अगर उसकी अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 होगा तो उसका कर्व हमेशा ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इंडिफरेंट कर्व का इसमें कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? नेगेटिव स्लोप। हाँ बच्चों, नेगेटिव स्लोप तो होते हैं, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन भी होते हैं। दो इंडिफरेंट कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, यस एक दूसरे को काट भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होते हैं, नहीं वो तो बजट लाइन होता है बच्चों। तो हम लोग का आंसर होगा डी। यही वाला जो है बच्चों वो प्रॉपर्टी नहीं है किसका? इंडिफरेंट कर्व का। बच्चों जब प्राइस ऑफ गेहूं बढ़ जाएगा तो ये बताइए उसका डिमांड कर्व जो राइस का होगा वो कहाँ जाएगा? अगर बच्चों प्राइस बढ़ेगा किसका? गेहूं का, तो राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो लोग गेहूं को कम खरीदेंगे, राइस को ज़्यादा करेंगे। तो इसका डिमांड कर्व हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू राइट, यस, क्योंकि राइट का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना। ये मान लो राइस का कर्व है, गेहूं का दाम कम हो गया तो लोग राइस को ज़्यादा खरीदेंगे, तो राइस शिफ्ट करेगा फिर कहाँ? राइट के तरफ। अगर बच्चों गेहूं का दाम कम हो जाता तो राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता? बच्चों अगर गेहूं का दाम कम हो जाएगा तो राइस वाले लोग भाग जाएंगे गेहूं की तरफ, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन टोटल प्रोडक्ट कर्व, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम होता है बच्चों। आइए देखिए कर्व। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। बच्चों ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। बच्चों ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है जहाँ इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन से याद रखोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन से ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बाद से टीपी का रेट जो होगा वो डिमिनिशिंग हो जाएगा, मतलब उसका बढ़ने का रफ्तार जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ हमसे पूछा है कि टोटल कर्व का अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन तो
मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? तो आपको मालूम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। Assume that the firm has fixed budget to completely spend purchase of two product। बच्चों, एक फर्म जो है उसकी इनकम जो है वो फिक्स है कि वो दो तो गुड्स के ऊपर, वो दो तो इनपुट के ऊपर खर्चा करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो उसका नाम बताओ लोकस ऑफ डिफरेंट का। कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल इनपुट विच कैन बी परचेज विद द अप्रोप्रिएट बजट। आइसोक्वेंट कॉस्ट लाइन, उसको क्या कहते हैं? आइसो कॉस्ट लाइन हम बताए थे। आइसो कॉस्ट लाइन वो होता है जो आपको ये बताता है कि एक फर्म जो है, फर्म आइसो कॉस्ट लाइन क्यों कहा जाता है? ये एक फिक्स बजट होता है। ये एक फिक्स बजट है फर्म का, और फर्म इसको खर्चा करेगा दो ठो इनपुट पे, और प्रोड्यूस करेगा सिंगल प्रोडक्ट। इसको कहेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का शेप क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बेटा इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसा कॉस्ट है जो हमेशा फॉल होगा, कभी बढ़ेगा नहीं। एक बार यहाँ आपको फिर ताज़ा कर दे रहे। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे आएगा। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। कौन है बाबू? जाइए बाहर जाइए, पहले आप क्लास बैठिए, होगा। बैठिए, रूम खोल करके होगा क्लास। बताओ, अभी आप नहीं पहले तो थक जाते। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और याद रखोगे बेटा, एफसी एवरेज डिक्रीज, ये कभी बढ़ेगा नहीं, ये हमेशा घटेगा। ये कभी बढ़ेगा नहीं बेटा, ये हमेशा घटेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ने से अगर कोई कॉस्ट घटता है तो वो है आपका जाके एएफसी। तो एएफसी के ऊपर बहुत कुछ आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ हम एक बार फिर लिख दिया, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और एएफसी हमेशा डिक्रीज होगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व।
तो यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को आंसर में दे देंगे। अब बच्चों यहाँ पे सवाल दे रहा है, आपके सामने 300 यूनिट है प्रोडक्शन का, फीस कॉस्ट है 10,000, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपया, आपको बोल रहा टोटल कॉस्ट निकालो। बच्चा टोटल कॉस्ट निकालने का फार्मूला आपको मालूम होगा, फीस कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फीस कॉस्ट है 10,000 प्लस, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट का, हमारा टोटल यूनिट है 300 और एक यूनिट का दाम है 20। $16,000 हमारा आंसर होगा बच्चों। मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइज मिनिमम पॉइंट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइज एबीसी एसी। आइए थोड़ा सा देखते हैं एक कर्व बना के हम कि मिनिमम पॉइंट का रिलेशन क्या है। सबसे पहले आपको मालूम है यू शेप कर्व होता है, ये हमारी एसी कर्व है। ये हमारी एबीसी कर्व है, और ये हमारी एमसी कर्व है। एमसी सबका मिनिमम पॉइंट को जोड़ के पास होता है, यानी कि एबीसी का मिनिमम पॉइंट को जोड़ेंगे, एसी का मिनिमम पॉइंट को जोड़ेंगे तो एमसी कर्व बनता है। To the left of the minimum point of ABC and AC curve, to the right of minimum point of ABC and AC curve, to the left of minimum point ABC curve but the right of the minimum point of the AC curve। तो ये मिनिमम पॉइंट तो बहुत सा दिया हुआ, ये हम लोग का मिनिमम पॉइंट है। तो मिनिमम पॉइंट जो है वो राइट की तरफ नहीं है, वो लेफ्ट की तरफ होती है। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों का मिनिमम पॉइंट एबीसी और एसी कर्व का मिनिमम पॉइंट जो लेफ्ट की तरफ होता है वही मिनिमम पॉइंट होता है एमसी कर्व का। आपको बोलना है बच्चों टोटल कॉस्ट दे दिया है, आपको बोलना एएफसी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एएफसी एंड एबीसी फॉर 10 यूनिट। 10 यूनिट का निकालो एएफसी और एबीसी। तो सबसे पहली बात है अगर 10 यूनिट का हमको निकालना है तो सबसे पहली बात है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख ले क्वांटिटी है 0 है 9 है 10 है, और मुझे चाहिए पहले फिक्स कॉस्ट, फिर चाहिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट। सॉरी हमारे सामने टीसी दिया हुआ 10, 70 और 80। बच्चों पहले फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे तब जाके वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। बच्चों फिक्स कॉस्ट यहाँ हम लोग का छिपा हुआ है, आपका प्रोडक्शन 0 है फिर भी आपका कॉस्ट लग रहा था, यही मेरा फिक्स कॉस्ट हुआ, और ये फिक्स है सबके लिए 10-10। अब टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 0, 70 से 10 घटाएंगे तो 60, 80 से 10 घटाएंगे तो 70, क्योंकि आपको मालूम है टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलकर बनता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मेरे को निकालना है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट
तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट घटाना होगा। तो यहाँ टोटल कॉस्ट है 10, फिक्स कॉस्ट भी है 10, 10 10 70 और 10 60। हमको 10 यूनिट का बोलना निकालो। तो AFC अगर हमको निकालना है 10 यूनिट का, तो फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट बटा में क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट है 10 और 10 से डिवाइड करोगे तो 1। एवरेज निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो VC डिवाइडेड बाई Q। आपका VC है 70 10 यूनिट का, और 10 से डिवाइड करो तो 7। तो आपका आंसर होगा 1 और 7। 1 और 7 है आपका C में, तो आंसर भी आपका वही दिया हुआ। एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, द मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग या ग्रेटर देन। आइए, ये तो आप लोग को मालूम है, बताया था मैंने। ये हमारी AC है, और ये हमारी MC है। आपको बोलना है AC इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा AC राइज हो रहा, देखो AC राइज हो रहा, तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा किससे? AC से, ग्रेटर देन AC। परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग अ लॉस इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में अगर आपको लॉस हो जाए तो आप प्रोडक्शन कब रोकोगे? जब वो वेरिएबल कॉस्ट के नीचे चला जाए। प्राइस जब ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट है, प्राइस AC से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, प्राइस AC से ज़्यादा है तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन प्राइस अगर ABC से कम हो गया तो लॉस हो गया। यहाँ पे प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा जब प्राइस ABC के नीचे चला जाएगा, तो वहाँ प्रोडक्शन आपको स्टॉप करना होगा। इसको कहते हैं हम लोग शट डाउन पॉइंट भी। शट डाउन पॉइंट कब होगा बच्चों? जब प्राइस बराबर हो जाएगा ABC से या प्राइस कम हो जाएगा ABC से। दोनों हालात में हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस जो है या तो कम होगा या तो बराबर होगा ABC से, तो वहाँ शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में क्या कमाई होता है? लॉस, नॉर्मल लॉस नहीं, सुपर प्रॉफिट नहीं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि लॉन्ग रन में एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है। ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट। आपका प्राइस जो है वो 7 रुपया है, तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आपका दिया हुआ है। तो एट व्हाट आउटपुट लेवल कैन द फर्म एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? बच्चों यहाँ पे एक तो हम लोग को ग्राफ बनाना होगा। ये वाली जो लाइन होती है बच्चों, वो प्राइस वाली लाइन होती है, और परफेक्ट कॉम्बिनेशन में प्राइस फिक्स होता है, और जहाँ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है। यहाँ प्राइस है 7, ये लाइन 7 वाला है, और MC कर्व जो है कट करेगा MR को। जब MC कर्व कट करेगा MR को, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। तो आपसे बोलना मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, किस लेवल में होगा? जहाँ पर MC और MR कर्व करेगा। तो ये 7 है, और 7 वाले में देखो तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कितनी है यूनिट?
14। तो यहाँ इसका मतलब ये 14 यूनिट है। अब मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ कट कर रहा है प्राइस को, तो जाने कि 7 रुपया जब प्राइस है तो 14 यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू जो है वो है 7। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों 14 यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। शॉर्ट रन सप्लाई कर ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होता है एमसी कर्व। एमसी कर्व इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो सप्लाई कर्व जो होता है परफेक्ट कंपटीशन का, वो अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन होता है एमसी कर्व का, और वो एबीसी का मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर होता है। यही नंबर है बच्चों। ये एबीसी है, और ये एमसी है। एमसी का लाइव अबाउट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। ये जो मिनिमम पॉइंट है एबीसी का, इसके ऊपर का जितना हिस्सा होगा इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई कर्व। यानी कि एबीसी का ऊपर जो एमसी का हिस्सा होगा उसी को हम लोग कहेंगे सप्लाई कर्व। मार्शलिंग फ्रेमवर्क द डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन इज बाउंड बैक टू द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम लोग दोबारा आ सकते हैं जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे किसका, मार्शलिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक, मार्शल के मुताबिक अगर डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो हमको बाउंड बैक टू द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ क्वांटिटी का एडजस्टमेंट करना होगा। याद रखना बच्चों, दोबारा इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्वांटिटी का करना पड़ेगा हम लोग को एडजस्टमेंट। बोला प्राइस ऑफ गुड फॉल 10 से 8 रुपया हो गया, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गया 12.50 से 17.50, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ हम एक तो प्राइस लिख रहे हैं, और यहाँ बच्चों हम लोग लिख रहे हैं यूनिट। बच्चों प्राइस 10 से 8 हो गया, क्वांटिटी 1250 से 1750 हो गया। ये मेरा P1, ये मेरा P2 हो गया, और ये मेरा हो गया बच्चों Q1 और Q2। तो पहले हम निकाल ले चेंज इन प्राइस। 10 से 8 हुआ तो 8 माइनस 10 करो, आपका 2 रुपया प्राइस घट गया। क्वांटिटी देखो 1750 हुआ, पहले 1250 था, तो 500। अब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला लगाए, चेंज इन क्वांटिटी बटा में चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी बटा में चेंज इन प्राइस। P बटा में Q, ये होगा P1, ये होगा Q1।
तो चेंज इन क्वांटिटी है 500 और चेंज इन प्राइस है बच्चों -2, प्राइस है 10, क्वांटिटी हम लोग का ओरिजिनल है 1250। तो सबसे पहली बात है यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया और इसको हम लोग काटेंगे 500 को, तो हम लोग का मिलेगा 250 और नीचे रहा 125। बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। इसीलिए बच्चों हम जब बनाएंगे जो माइनस आएगा हम इसको पॉजिटिव कर देंगे ऑलवेज बॉयज। तो सवाल जब भी सॉल्व करोगे नेगेटिव आने से पॉजिटिव कर दोगे। अब इनकी वैल्यू 1 है। चेंज इन क्वांटिटी आपका है क्या, x माइनस हम सिर्फ पुट कर दे रहे हैं। चार 100 से इसको काटेंगे तो 75। तीन 300 उधर जाके प्लस हो जाएगा 375। इस सवाल में बच्चों 400 दिया हुआ आंसर जो गलत है। इसका आंसर होगा 75 का 375 यूनिट जो दिया हुआ नहीं है। तो ये सवाल आपको नंबर दे देगा। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट कर्व लेबर का, टोटल प्रोडक्ट कर्व रिलेटिंग टू लेबर इज फॉलिंग। आपका टीपी फॉल हो रहा, अगर टीपी फॉल हो रहा तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा यार, तभी तो फॉल होगा। आपको याद होगा ये हमारा टीपी है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, जब हम लोग का ये नेगेटिव हो रहा तो टीपी का हो रहा, फॉल हो रहा। और याद रखोगे जब ये मैक्सिमम होगा तो एमपी का होगा, 0 होगा।